दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबान और खूनी पुतली। ये कुर्कबानी कॉमिक्स है, एक्शन जासूसी कॉमेडी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबान और खूनी पुतली। आज सेठ जमुना प्रसाद की शादी की 52वीं वर्षगांठ थी, इसलिए उनकी कोठी 8 साल की भांति एक बार फिर किसी नई नवेली दुल्हन की भांति सजी हुई थी। काफी देर से मेहमानों के आने का तांता सा लगा हुआ था। सेठ जमुना प्रसाद के यहाँ आने वालों में छोटे बड़े हर तरह के आदमी थे, और वे एक शानदार सजे सजाए हॉल में पहुंचकर सेठ जमुना प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी शांति देवी को मुबारकबाद देने के साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार व सामर्थ्य अनुसार उपहार भी दे रहे थे। भाई, 52वीं शादी मुबारक हो। हा 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 ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और लो संभालो, हम दोनों पति पत्नी की तरफ से यह तरोताजा करने वाला नकली फूलों का दस्ता। थैंक यू। दावत में खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था, तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने एक बड़े से पैकेट के साथ हॉल में प्रवेश किया। वह रहा सेठ जमुना प्रसाद। बहुत खुश नजर आ रहा है। आए भी क्यों न, अपनी शादी की 52वीं वर्षगांठ इतनी धूमधाम से जो मना रहा है। मेरी ओर से शादी की हार्दिक शुभकामनाएं सेठ जमुना प्रसाद जी। जी धन्यवाद, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम विजय सक्सेना है। कुछ ही दिन हुए बॉम्बे से यहाँ आया हूँ। यह हमारा एक एम्पोरियम है, आइवेरी एम्पोरियम। मेरे एक मित्र ने आपकी ओर से निमंत्रण पत्र दिया था, सो आपके दर्शन करने और आपको अपनी शुभकामना देने चला आया। ओहो, तब तो आपने बहुत अच्छा किया। लीजिए, ड्रिंक लीजिए। जी धन्यवाद। पार्टी काफी रात गए तक चलती रही। उसके बाद मेहमान एक एक करके विदा लेने लगे। अच्छा सेठ जी, इजाजत दीजिए। अच्छा भाई, फिर दर्शन देना। जो मदहोश होकर वहीं लेट गए थे, उन्हें नौकरों के द्वारा उठवाकर घर भेजा जाने लगा। सुलेमान, जो मेहमान घर छोड़ने लायक हो उन्हें गाड़ी में उनके घर छुड़ा देना, और जो उनके घर अपने घर न जाने योग्य हो उनके सोने का इंतजाम ऊपर बालकनी में कर देना। जी मालिक। सब लोगों के जाने के पश्चात सेठ और सेठानी लोगों द्वारा दिए गए उपहारों को खोल खोल कर देखते रहे, और फिर जब उन्होंने आइवरी एम्पोरियम के मालिक विजय सक्सेना के लंबे चौड़े पैकेट को खोला। एक्सीलेंट, कितनी सुंदर गुड़िया है। हाँ, बहुत ही सुंदर और सजीव है। लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। सुनो शांति, इस गुड़िया को यहीं रख दो। बाकी उपहार मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगा। यह लीजिए जी। भला आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। उसके बाद पत्नी अपने शयन कक्ष में चली गई, और सेठ जमुना प्रसाद अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर बाद कमरे में उसके खर्राटे गूंजने लगे। खर्र। रात दावत होने के कारण घर की नौकरानी सेठ जी के लिए काफी देर बाद बेड टी लेकर उनके कमरे में पहुंची। मालिक, चाय पी लीजिए। लेकिन सेठ जी की खुली आंखें और मुंह में भयानक चेहरा देखकर नौकरानी के हाथ से चाय की ट्रे छूट गई। ई छनौक। नौकरानी की चीख सुनकर कोठी के बाकी नौकर चाकर भी एकत्रित हो गए, और जब सबको सेठ जमुना प्रसाद की मौत के बारे में पता चला तो पूरी कोठी में हंगामा मच गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छनौक। स्वामी। हाँ, ये अनर्थ कैसे हो गया? तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए स्वामी? बू। कोठी में गम का माहौल छा गया। एक नौकर ने पुलिस को फोन कर दिया। उस इलाके का थाना इंचार्ज पटाका सिंह था, अतः फोन मिलते हुए पुलिस दल के साथ वहां आ पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। धैर्य से काम ले मिसेज जमुना प्रसाद। वैसे क्या आपको पूरा विश्वास है कि किसी ने इनकी हत्या की है? इसके सिवाय और क्या सोचा जा सकता है इंस्पेक्टर साहब? कल रात ये बिल्कुल भले चंगे थे, न इन्हें किसी बात की चिंता थी और न ही ये बीमार थे। फिर ये मेरे सामने बिस्तर पर लेटे थे। ऐसे में भला ये कैसे मर सकते हैं? नहीं नहीं, इंस्पेक्टर साहब, जरूर सोते में किसी ने इनकी हत्या की है। इनकी इनकी खुली हुई आंखें और मुंह सब चीख चीख कर यह बात कह रहे हैं कि किसी ने इनकी हत्या की है। सॉरी मिसेज जमुना प्रसाद, ऐसी अवस्था तो प्राय दिल का दौरा पड़ने से पहले भी हो जाती है। खैर, मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहा हूँ। उसके बाद ही मैं कोई मामला दर्ज करूंगा। इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, और कमरे की आवश्यक जांच पड़ताल के बाद उसे बाहर से बंद कर दिया। देखिए सेठानी जी, जब तक मैं न कहूँ, इस कमरे को मत खोलिएगा। यदि मामला मर्डर का हुआ तो मुझे इस कमरे की एक बार और छानबीन करनी पड़ेगी। जी ठीक है।
2 दिन बाद इंस्पेक्टर पटाका सिंह 2 सिपाहियों के साथ फिर सेठ जमुना प्रसाद की कोठी पर पहुंचा। आपका संदेह ठीक निकला मिसेज जमुना प्रसाद, सेठ जी का सचमुच खून किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहते हैं कि मुंह के रास्ते उन्हें एक तेज प्रकार का जहर दिया गया है। बू, मेरा मन तो पहले ही कह रहा था कि किसी शैतान ने उनकी हत्या की है। बू, भगवान उसे नर्क दे। आप कातिल को ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब, और उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकवा दीजिए। तभी मेरी और सेठ जी की आत्मा को शांति मिलेगी। कातिल जो कोई भी है जरूर पकड़ा जाएगा मिसेज जमुना प्रसाद, परंतु उसे पकड़वाने में आपको मेरी मदद करनी होगी। यानी आपको मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देना होगा और जांच पड़ताल में हाथ बटाना होगा। मैं तैयार हूँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। दोनों लड़के फॉरेन में बिजनेस करते हैं, यानी अपने डैडी का कारोबार संभालते हैं। लड़की की शादी हो चुकी है, वह इंग्लैंड में अपने पति के साथ रहती है। मैंने उन्हें उनके डैडी की मौत की खबर भेज दी है। शायद आज या कल वो लोग आ जाए। घर में कितने नौकर चाकर व माली आदि है? 5 है। 1 माली, 1 बावर्ची, उसके अलावा घर का काम देखने वाले 2 नौकर और 1 नौकरानी है। 1 नौकर और नौकरानी हमारे यहाँ ही रहते हैं। बाकी संध्या को अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाते हैं। क्या आप उन्हें बुलाएंगी? मैं उन सब से पूछताछ करना चाहता हूँ। ठहरिए, अभी बुलाती हूँ। सेठानी ने 5 को वहीं बुलवा लिया और पटाखा से उनसे पूछताछ करने लगा। तो सेठ जी को सुबह की चाय देने तुम ही गई थी? हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी माया। यह बताओ, जब तुम सेठ जी को चाय देने गई तब तुमने वहां क्या देखा? सेठ जी बिस्तर पर चित पड़े थे और उनकी आंखें व मुंह खुले हुए थे। जब नौकरानी जवाब दे रही थी तो पटाखा सिंह गौर से उसका चेहरा देख रहा था। इसके अलावा कोई विशेष बात? जी नहीं साहब, बस यह बात लगती है कि जी नहीं साहब, बस यह पता लगता है कि सेठ जी मर चुके हैं। मैं चीखती हुई बाहर भागी और सबको यह बात बता दी। सबसे पूछताछ करने के बाद अब मैं सेठ जी का शयन कक्ष से एक बार फिर देखना चाहूंगा। जी चलिए। सेठ जमुना प्रसाद के शयन कक्ष में पहुंचकर इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने बारीकी से वहां की जांच पड़ताल की। कमाल है, खूनी ने अपने पीछे कोई भी सूत्र नहीं छोड़ा है। इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने बिस्तर के आसपास हाथ पैरों की उंगलियों के निशान खोजने का प्रयास भी किया, लेकिन इस काम में भी उसे असफलता ही हाथ लगी। लगता है खूनी घर का ही कोई व्यक्ति है, लेकिन वह कौन हो सकता है और उसे सेठ जी का खून करने से क्या फायदा हो सकता है? बड़ी सुंदर गुड़िया है, शायद अमेरिका या जापान से मंगाई है। कह नहीं सकती, लेकिन कल यह गुड़िया में एक व्यक्ति हमारी शादी की वर्षगांठ पर दे गया था। कहते कहते सेठानी सुबकने लगी और इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने वहां रुकना बेकार समझा इजाजत मांगी। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो आपको फिर तकलीफ दूंगा। जी। पटाका सिंह को कोठी से बाहर निकलकर सिपाहियों के साथ अपनी जीप पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। यह हत्या का केस तो काफी पेचीदा मालूम होता है। कुर्कबांड से मदद लूं तो अच्छा होगा। पटाका सिंह ने कुर्कबांड के ऑफिस से कई चक्कर लगाए तथा कई बार उसके घर फोन भी किया, परंतु हर बार बॉन्ड मोटू के साथ उसे दोनों स्थान पर ही नदारद मिला। कहाँ गायब हो जाता है कम वक्त भी काम के समय। 3 दिन बाद जब पटाका सिंह सुबह सुबह अपने ऑफिस में प्रविष्ट हुआ, ट्रेन ट्रेन बस लगता है आ गई मुसीबत। ऑफिस में घुसना बाद में होता है, फोन की घंटी पहले बजने लगती है। हेलो इंस्पेक्टर पटाका सिंह इज हियर। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से यहाँ आइए, यहाँ मालिक का खून हो गया है। खून? अरे भाई तुम कौन बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हो, और तुम्हारे मालिक कौन है? जी मैं सेठ चमन भाई का इकलौता नौकर 3B एक्सप्लेनेड रोड से बोल रहा हूँ। या मेरे मालिक यानी सेठ जी का खून हो गया है। सेठ चमन भाई 3B एक्सप्लेनेड रोड, ठीक है मैं अभी पहुंच रहा हूँ। लेकिन सुनो, लाश के पास किसी को मत जाने देना और ध्यान रखना कोई भी किसी भी वस्तु को छुए नहीं। जी। पटाका सिंह ने फोन करके एम्बुलेंस और फोटोग्राफर विभाग से संपर्क साधा। फिर उन्हें सेठ जी की कोठी पहुंचने का निर्देश देकर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ जीप पर सवार होकर एक्सप्लेनेड रोड की ओर चल पड़ा। एक्सप्लेनेड रोड पर कोठी नंबर 13B के आसपास का माहौल बहुत ही हंगामापूर्ण था।
सच है, बड़े लोगों की दावत समारोह और मौत का पलक झपकते ही सबको पता चल जाता है। सुनो भाई, तुम लोग भीड़ को काबू में रखने की कोशिश करो, मैं भीतर जाकर मालूमात हासिल करता हूँ। जी साहब। फिर सिपाही भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करने लगे और पटाखा सिंह अपना रोल हिलाता हुआ भीड़ को चीरता हुआ कोठी के भीतर की ओर बढ़ता चला गया। ए हटो हटो पीछे। कोठी के भीतर से रोने धोने की आवाज आ रही थी। बू हाय। रोने वाले सेठ के नाते रिश्तेदार, पत्नी व बच्चे होंगे। भीतर पहुंचकर, सेठ जी की धर्मपत्नी कहाँ है? जी सुबह सुबह। सेठ जी की पत्नी तो नहीं है, हाँ उनकी विधवा बहन और उनके बच्चे आगे वाले कमरे में है। आए चुप हो जाओ बहन। और सेठ जी की लाश, वह भी उसी कमरे में है। पता नहीं सेठ जी की बहन इस अवस्था में हो या न हो कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके। अतः जितनी जानकारी हो सके उस इससे ही मालूम करनी चाहिए। सोचकर पटाखा सिंह उस व्यक्ति से आगे बोला, और तुम शायद वही नौकर हो जिसने पुलिस स्टेशन फोन किया था? जी साहब। तुम्हारे अलावा यहाँ कितने नौकर चाकर हैं? है तो कई, लेकिन रहता मैं यहाँ अकेला ही हूँ। और इस समय कौन कौन नौकर मौजूद है? एक नौकर और एक नौकरानी, वे भी कुछ देर पहले ही काम पर आए हैं। तो सेठ जी की लाश सबसे पहले किसने देखी थी? जी उनकी विधवा बहन ने। वे उनके पास वाले मकान में कमरे में रहती है। पटाखा सिंह उससे जितनी जानकारी हासिल कर सकता था उसने की, फिर बोला, सुनो तुम बाकी के नौकरों के साथ ही यहीं रहना, मुझे उनसे भी कुछ पूछताछ करनी है। जी साहब। फिर नौकर को वहीं छोड़ पटाखा सिंह उस कमरे में पहुंच गया जहां से रोने बिलखने की आवाजें आ रही थी। हाय अब हमारा क्या होगा? भैया के अलावा हमारा इस दुनिया में था ही कौन? बू। धीरज रखो बहन, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह को देखते ही लाश के निकट बैठा युवक उठकर उसके पास आ गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप? जी मैं सेठ चमन भाई का भांजा प्रताप हूँ, पहले मैं लाश देखना चाहूंगा। आइए। और सेठ जी की अवस्था तो बिल्कुल सेठ जमुना प्रसाद की लाश से मिलती जुलती है। तो क्या इनकी हत्या भी विष देकर की गई है? और दोनों का मर्डर क्या एक ही? ओह नहीं भला, यह कैसे हो सकता है? सोचते सोचते पटाखा सिंह के मस्तिष्क में आंधी ऐसी चलने लगी, लेकिन उसने अपने विचार किसी पर प्रकट नहीं किए और उस कमरे से सबको बाहर जाने के लिए कहा। फिर वह कमरे का बारीकी से मुआयना करने लगा। इस हत्या में भी कोई सूत्र नहीं मिलता लगता, लेकिन लाश की पोजीशन बिल्कुल वैसे ही है। फिर उसने युवक को कमरे में बुलाया। यह गुड़िया? जी कल मेरा जन्मदिन था, उसी अवसर पर एक मेहमान ने मुझे यह गुड़िया दी थी। परंतु मामा जी को यह गुड़िया बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने इसे अपने पास ही रख लिया। ओह, क्या आप बता सकते हैं कि आपको यह गुड़िया प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? जी मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने स्वयं को मामा जी का मित्र बताया था और बताया था कि उनका नाम विजय सक्सेना है और उनका यहाँ एक एम्पोरियम है, आइवरी एम्पोरियम, और उनका ऐसी गुड़ियों का ही व्यापार है। कहीं ऐसा तो नहीं उस व्यक्ति का ही इन दोनों हत्याओं में कोई हाथ हो? पटाखा सिंह ने गुड़िया यथास्थान रख दी और फिर वह युवक प्रताप से कुछ कहने ही जा रहा था कि एम्बुलेंस कर्मचारी, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट वाले आ गए। आप इस लाश की तस्वीर लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि लाश के आसपास किसी हाथ पांव के निशान मिल जाए। यस इंस्पेक्टर। फोटोग्राफर व फिंगरप्रिंट उठाने वाला अपना अपना काम करने लगे और कुछ देर बाद पटाखा सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अजीब इत्तेफाक है, आइवरी एम्पोरियम का मालिक विजय सक्सेना दोनों ही सेठों की जन्मदिन पार्टियों में पहुंचा और उसने उन्हें सिर्फ गुड़िया ही भेंट की। और अगले ही दिन दोनों सेठों की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। अब तो पहले विजय सक्सेना से ही मिलना पड़ेगा। फिर वहां की बाकी कार्रवाई निपटाकर पटाखा सिंह प्रताप से विदा लेकर आइवरी एम्पोरियम पहुंचा, जो एक प्रसिद्ध शोरूम था। आइवरी एम्पोरियम, तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। भीतर काउंटर पर पहुंचकर, मुझे मिस्टर विजय सक्सेना से मिलना है। ओह वे तो कल रात की फ्लाइट से कलकत्ता गए हैं। तुम कब तक वापस लौटेंगे? शायद 3-4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगा। तो पुलिस यहाँ तक भी पहुंच गई, अब बाकी का काम जल्दी निपटाना पड़ेगा।
वहां से वे अपनी जीप के निकट पहुंचा। सुनो, तुम लोग को सवारी करके पुलिस स्टेशन पहुंचो। मैं बीट पर जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद पहुंचूंगा। जी साहब। पटाखा सिंह ने जीप स्टार्ट की और एक तरफ दौड़ा दी। आज तो मैं कुर्बान को हर कीमत पर खोज कर आऊंगा। यह केस काफी पेचीदा मालूम पड़ता है, बिना उसकी मदद लिए शायद यह केस मुझसे हल नहीं होगा। और यह उसकी अच्छी किस्मत थी कि इस बार उसे बॉन्ड का ऑफिस खुला मिला। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। उधर बॉन्ड और मोटू ऑफिस में खाली बैठे मक्खियां मार उड़ा रहे थे। अबे मोटू के बच्चे, मक्खियां उड़ाना छोड़ और मछलियां पकड़ना शुरू कर, वरना हम भूखों मर जाएंगे। लो बांड भैया, मछली शायद खुद जाल में फंसने आ रही है। आए अंकल पटाखा सिंह। बांड भैया, मुझे तो कोई गहरा चक्कर नजर आता है, वरना वे सिर्फ मिलने के लिए नहीं आने वालों में से नहीं है। जानता हूँ, तू जा और फटाफट 3 कप कॉफी बना ला। अंकल की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। जरूर करो खातिरदारी, लेकिन साथ ही कॉफी के दूध से क्रीम और मक्खन जरूर निकालना। मेरा मतलब है खर्चा पानी निकालना मत भूलना। अबे जानता हूँ, लेकिन तू तो मर यहाँ से। और फिर जैसे ही पटाखा सिंह ने ऑफिस के भीतर कदम रखा, आहा पटाखा अंकल, आइए आइए, आपका स्वागत है। खो बॉन्ड बेटे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो अंकल, लेकिन बहुत ही व्यस्त। आप विराजिए। व्यस्त होने की बात सुनकर पटाखा पहले चौंका, फिर मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। क्यों भाई, इतने दिन कहाँ रहे? न तो मुझे घर पर मिले और ना ही ऑफिस में। बताया ना अंकल, व्यस्त था, इसलिए ऑफिस तक नहीं खोल पाया। आजकल मेरे पास बहुत केस हैं, यहाँ तक कि दम मारने तक की फुर्सत नहीं। कम वक्त, अभी मक्खियाँ उड़ा रहा था, अब व्यस्त होने की बात कर रहा है। क्या सोचने लगे अंकल? भाई सोच रहा हूँ जो केस मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ वह तुम्हें सौंपूं या नहीं, क्योंकि तुम तो अत्यंत व्यस्त हो। ठीक है, चलता हूँ, मैं अपने केस में किसी और की मदद ले लूंगा। पैसे तो तुम्हें तुम्हें भी देने हैं और दूसरों को भी। फिर आई मुर्गी तो हाथ से जा रही है। अरे अरे अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठे ही। मैं दुनिया के केस छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपका नहीं। आखिर आप मेरे मुंह बोले अंकल जो है। और पटाखा सिंह ने निश्चिंता की सांस लेकर जमकर कुर्सी पर बैठ गया। तभी मोटू 3 कप कॉफी ले आया। लीजिए अंकल, कॉफी पीजिए और अपना केस बताइए। ठीक है। फिर पटाखा ने कॉफी पीने के साथ साथ दोनों मर्डर केसों का उसे विस्तृत रूप से ब्यौरा दे दिया। सारी बात सुनकर तुर्कमान का चेहरा गंभीर हो उठा। मामला तो वास्तव में काफी पेचीदा लगता है। मुझे तो लगता है बेटे, यह दोनों हत्याएं धन के चक्कर में की गई हैं। जरूर चमन भाई की इकलौती बहन ने अपने भाई की सारी दौलत हड़पने के लिए उसकी हत्या की होगी, और जमुना प्रसाद की पत्नी ने। ये आप कैसी बात करें अंकल? भला उन्हें अपने भाई और पति को कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ी है? वह दौलत तो उनके पति और भाई के मरने के बाद उन्हें वैसे ही मिल जाती। खैर चलो, हम थोड़ी देर के लिए यह मान भी लेते हैं कि कत्ल उन्होंने ही किया होगा। तो फिर सवाल यह पैदा होता कि उन्हें एक जैसा जहर कहां से प्राप्त हो गया। अरे इस ओर तो मैंने गौर ही नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि कत्ल किसी और ने किया है, वह भी किसी और उद्देश्य से। बिल्कुल। देखिए अंकल, मैं आपके लिए इस केस पर काम करूंगा, लेकिन सेठ चमन भाई के शव की रिपोर्ट आ जाने के बाद, ताकि कम से कम इस बात का पूरा विश्वास हो जाए कि उसकी मौत भी उसी जहर से हुई है जिससे सेठ जमुना प्रसाद की हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो शायद मुझे परसों तक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, फिर मैं सोचूंगा कि केस को मुझे कैसे हल करना है। गुड। पटाखा सिंह ने प्रसन्न होकर अपनी जेब से खुला हुआ पर्स निकाला। यह लो, एडवांस में 5,000 रुपये। बाकी ये 5,000 मैं तुम्हें केस हल होने पर दूंगा। वाह, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आहा। रुपए देने के बाद पटाखा सिंह वापस लौट गया। मोटू अब लगा ऑफिस को ताला। हम किसी होटल में चलते हैं पैसा हजम करने। यस बॉस। और 2 दिन बाद पटाखा सिंह ने बॉन्ड को फोन करके उसे और मोटू को अपने ऑफिस में ही बुलवा लिया। बॉन्ड बेटे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सेठ चमन भाई की मौत भी उसी जहर से हुई है जिससे सेठ जमुना प्रसाद की हुई थी। हम्म इसका मतलब यह हुआ कि दोनों हत्याएं किसी एक व्यक्ति ने की है। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वह हत्यारा है कौन? घर का ही कोई आदमी है या बाहर का? और उसने इनकी हत्या क्यों की? आपके इन सवालों का उत्तर भी आपको जल्दी मिल जाएगा अंकल। बस जरा मैं केस पर काम करना आरंभ कर दूं।
तो फिर कब से काम आरंभ करोगे? मैं शुभ काम में देरी नहीं करता अंकल। चलिए सबसे पहले सेठ जमुना प्रसाद की कोठी से ही केस का श्री गणेश करते हैं। ठीक है चलो। तीनों पुलिस जीप पर सवार होकर सेठ जमुना प्रसाद की कोठी पहुंच गए। भीतर पहुंचने पर सर्वप्रथम उनका सामना सेठ जमुना प्रसाद की विधवा से ही हुआ। नमस्कार शांति देवी। नमस्कार सेठ जी के कातिल का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? अभी तक तो नहीं चला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी उसका पता लगा लेंगे। इसी सिलसिले में हम फिर आपसे मदद लेने आए हैं। वैसे क्या आप कहीं जा रही थी? हाँ, किसी के चौथे पर जा रही थी, परंतु आप मेरे लायक सेवा बताइए। हम एक बार फिर सेठ जी का शयनकक्ष देखना चाहते हैं। ठीक, आइए मेरे साथ। शांति देवी उन्हें सेठ जमुना प्रसाद के शयनकक्ष में ले गई। अब आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। छानबीन के काम में शायद हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। वैसे यदि किसी चीज की जरूरत पड़े तो नौकर या नौकरानी को आवाज दे लीजिएगा। ओके। तब मिसेज जमुना प्रसाद वहां से चली गई और कुर्कबान जेब से आतिशी शीशा निकालकर जांच पड़ताल के काम में जुट गया। मोटू तुम भी कमरे में कोई सूत्र तलाशने का काम आरंभ कर दो। ओके बॉन्ड। मोटू भी अपने काम में जुट गया। तभी इंस्पेक्टर पटाखा सिंह की नजर पलंग के सिरहाने के कार्निश पर पड़ी। अरे ऐसे यहाँ से वह गुड़िया कहाँ गई? पटाखा सिंह की बड़बड़ाहट बॉन्ड के कानों तक पहुंच गई। क्या वो अंकल, क्या आप मुझसे कुछ कह रहे थे? नहीं, लेकिन मैं यह देखकर जरूर बड़बड़ा उठा था कि वहां वह गुड़िया नहीं है जो सेठ जी को उनकी शादी की वर्षगांठ के दिन किसी ने उपहार में दी थी। ओह, कहाँ जा सकती है वह गुड़िया? ठहरो, मैं भी किसी नौकर नौकरानी को बुलाकर पूछता हूँ। ठीक है। क्या गुड़िया में कोई रहस्य छिपा है? पटाखा सिंह बाहर जाकर घर की नौकर नौकरानी दोनों को वहीं बुला लाया। ये लोग तो कहते हैं कि इन्हें उस गुड़िया के बारे में कुछ मालूम नहीं है। फिर तो घर की मालकिन ही उस गुड़िया के बारे में कुछ बता सकती है। परंतु वे तो अभी अभी बाहर गई हैं, पता नहीं कब तक वापस लौटे। जी हाँ साहब, वे शाम तक वापस लौटने के लिए क्या गई हैं। अच्छा तुम यह बताओ, उनके लड़के लड़कियों बाहर से आने वाले थे, क्या वे अभी तक नहीं आई? जी मालकिन कह रही थी कि वे शायद कल शाम तक आ जाए। बॉन्ड कुछ सोचकर बोला, अंकल यहाँ की जांच पड़ताल पूरी हो गई है, आइए चलते हैं। शाम को या सुबह को आकर उनसे उस गुड़िया के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है। तीनों कोठी के बाहर निकल आए। अब कहाँ चलने की अब कहाँ चलने का विचार है? चलिए अब सेठ चमन भाई की कोठी चलते हैं। वहां की भी जांच पड़ताल का काम निपटा लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तीनों सेठ चमन भाई की कोठी पर पहुंचे, लेकिन वहां पर शांति देवी को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां भीड़ भाड़ भी थी। शांति देवी, आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे इनके भाई के चौथे पर ही आना था। दरअसल इनके भाई चमन भाई और मेरे पति आपस में गहरे दोस्त थे, और संयोग से ईश्वर ने दोनों मित्रों की एक आध दिन के अंतर में इस दुनिया से उठा लिया। ओह। और इंस्पेक्टर, आपको यह जानकर भी और भी आश्चर्य होगा कि दोनों की स्वाभाविक मौत नहीं हुई, बल्कि हत्या हुई है, वह भी जहर देकर। जानता हूँ। उनमें बातचीत चल रही थी और बॉन्ड का दिमाग तेजी से चल सोच रहा था। तो चमन भाई और सेठ जमुना प्रसाद आपस में गहरे दोस्त थे, और उनका खूनी आपका अचानक कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर? हम एक बार फिर सेठ जी का शयनकक्ष फिर से देखना चाहते हैं। इस समय इंस्पेक्टर, इस समय तो सारे लोग, यह बहुत जरूरी है। ठीक, आइए मेरे साथ। सेठ चमन भाई की विधवा बहन के साथ शांति देवी भी चल पड़ी। चूंकि वहां मौजूद सभी लोग सेठ जी की हत्या से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें भी असली मामला जानने की काफी उत्सुकता थी। परंतु पटाखा ने उन्हें कमरे की तरफ आने से रोक दिया। सेठ जी के शयनकक्ष में पहुंचकर इंस्पेक्टर पटाखा सिंह की निगाहें सबसे पहले उसी आइवरी की गुड़िया की तलाश में घूमी, परंतु वह भी पलंग के पास से गायब थी। बॉन्ड बेटे, वह गुड़िया यहाँ से भी गायब है क्या? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, कुर्कबान और खूनी पुतली पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 आपको प्लेलिस्ट में कुर्कबान के फोल्डर में मिल जाएगा। तो मिलते हैं।
सेकंड पार्ट में।